जब तुमने उससे शादी करने की जिद की थी, तब तुम्हारी खुशी के आगे हमने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन बेटा, सच कहूं तो हमें आज भी उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उनका स्वभाव कैसा है, वे क्या करते हैं, उनका परिवार कैसा है, कुछ भी साफ नहीं। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। ये कहते हुए कमला जी की आवाज भर्रा गई। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। कभी उनकी नजर सिया के हाथ पर बंधी पट्टी पर टिक जाती, तो कभी उनके गले पर उभरे हल्के से निशानों पर। हर निशान उनके दिल में नए सवाल खड़े कर रहा था। सिया अपनी माँ की घबराहट को महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि माँ का डर बेवजह नहीं है, लेकिन वह क्या करती। सच तो यह था कि वह खुद भी अपने ससुराल के बारे में बहुत कम जानती थी। फिर भी माँ का दिल संभालने के लिए उसने अपने अंदर के डर को छुपाया। चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए वह बोली, माँ, आप बेवजह परेशान हो रही हो। उनके साथ रहने वाले एक दोस्त हैं, आयुष। अब तो वो मेरे भाई जैसे हैं। बहुत समझदार और अच्छे इंसान हैं। मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। उनके साथ समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर उसने जल्दी से बात बदलते हुए जोड़ा, और ये चोटें, वो तो किचन में काम करते वक्त लग गई थी, कुछ भी गंभीर नहीं है। कमला जी ने सिया की आंखों में झांकते हुए जैसे उसके शब्दों के पीछे छुपी हुई सच को पढ़ने की कोशिश की। फिर बहुत धीमे स्वर में पूछा, और तुम्हारे पति, वे कैसे हैं? सिया सिया एक पल के लिए खामोश हो गई। इस अचानक किए गए सवाल ने उसे कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप करा दिया। उसके होंठ जैसे जवाब देना भूल गए हों। फिर उसने बात को टालने की कोशिश की और जबरदस्ती चहकते हुए बोली, अरे माँ, अभी से इतनी गंभीर बातें? पहले कुछ खिलाओ तो सही। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो आपके हाथ का बाटी चोखा और पेठा खाने का बहुत मन कर रहा है। कमला जी उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। अच्छा, तू बैठ, मैंने सब पहले ही बना लिया था। मुझे पता था तू आते ही यही फरमाइश करेगी। यह कहकर वे रसोई की ओर बढ़ गईं। उनके जाते ही सिया के चेहरे से मुस्कान ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। आंख भर आई, लेकिन उसने पलकों को कसकर बंद कर लिया। मन ही मन वह बुदबुदाई, माँ, मुझे माफ कर देना। मैं आपको सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। आपका दिल दुखाना नहीं चाहती। तभी पीछे से अचानक किसी की आवाज आई, सिया। आवाज सुनते ही वह चौंक गई। किसी को अपनी ओर आते देख उसने फुर्ती से आंखों की नमी छिपा ली और खुद को संभाल लिया। अम्मा, आप आइए ना, उसने बनावटी सहजता के साथ कहा। उसने पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उनकी आंखों में अपनापन था, लेकिन आवाज में चिंता। बेटा, तू इस शादी से। उनके शब्द अधूरे ही रह गए। उन्होंने स्नेह से सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, सिया, सच बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? सिया के होंठों पर तुरंत एक जरूरत से ज्यादा चमकीली मुस्कान आ गई। उसने अपने भीतर के सच को गहराई में दबाते हुए कहा, हाँ, वह किसी चीज की कमी नहीं है। पैसा है, शान है, शौकत है, हर चीज की सहूलियत है। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? उसने उसकी बात ध्यान से सुनी। उम्र और अनुभव ने उन्हें शब्दों के पीछे छुपे खालीपन को पहचानना सिखा दिया था। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में पूछा, और मोहब्बत? यह सवाल सिया के दिल पर सीधा लगा। वह कुछ पल के लिए जैसे इस समय में थम सी गई। आंखें सामने देखती रही, लेकिन सोच कहीं और भटक गई। फिर उसने गहरी सांस ली और बेहद ठहरे हुए लहजे में बोली, कुछ रिश्तों में प्यार नहीं होता, वहां बस निभाने की मजबूरी होती है। अपनी ही बात सुनकर वह घबरा गई, जैसे कुछ ज्यादा सच बाहर आ गया हो। उसने तुरंत बात बदल दी। अच्छा, छोड़िए ये सब। आप ये बताइए कि अर्जुन कैसा है? उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई, जिसमें दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने भारी मन से कहा, जिस इंसान को जिंदगी भर अपना मान लिया हो, उसे किसी और के साथ खुश देखते हुए कोई भी खुद को कैसे समझा सकता है? यह सुनकर सिया फिर चुप हो गई।
शब्द जैसे उसका साथ छोड़ चुके थे। तभी दूसरी तरफ कल्पना जी, सिया की माँ, खाना लेकर आ गई। माहौल को हल्का बनाने की कोशिश हुई और सब ने साथ बैठकर भोजन किया। कुछ देर बाद कमला जी, बनवारी काका और काकी ने सिया को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और विदा लेकर चले गए। वहीं दूसरी ओर आर्यमन ने कई डॉक्टरों से बातचीत की। रोहन के इलाज को लेकर लंबी चर्चा हुई। उन बातों के बीच एक छोटी सी लेकिन मजबूत उम्मीद ने जन्म लिया। रोहन के ठीक होने की संभावना अब पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टरों से लंबी सलाह करने के बाद आर्यमन ने सिर्फ रोहन ही नहीं बल्कि बाबा के इलाज की भी जिम्मेदारी भी ली, अपने हाथ में ले ली थी। यह सब फिर विदाई का समय आ गया। सबसे मिलकर बाहर निकलते निकलते अचानक सिया को याद आया, उसका बैग तो अंदर ही रह गया था। आप लोग गाड़ी तक चलिए, मैं अभी आई। यह कहकर वह तेज कदमों से वापस अंदर की ओर बढ़ गई। कमरे में हल्का अंधेरा था। उसने जल्दी से बैग उठाया और जैसे ही मुड़ने लगी, अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ जोर से खींच लिया। सिया के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसी पल किसी सख्त हाथ ने उसका मुंह कसकर दबा दिया। अंधेरे में वह शख्स बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। सिया की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पकड़ बेहद मजबूत थी। अंधेरा, डर और एक अनजानी मौजूदगी। सिया बुरी तरह दहशत में थी। सिया अपना छूटा हुआ सामान लेने के लिए घर के भीतर चली गई थी। बाहर आंगन में माहौल एकदम बोझिल हो गया था। कमला जी की आंखें भर आईं। उन्होंने भावुक होकर आर्यमन खुराना के सामने हाथ जोड़ दिए और भारी मन से बोली, दामाद जी, हमारी सिया बचपन से ही बहुत नर्म दिल रही है। हंसमुख चुलबुली, लेकिन उसकी यही मासूमियत कई बार उसके लिए मुसीबत बन जाती है। किसी का दर्द देख ले तो खुद को भूल जाती है, बिना सोचे समझे मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। उन्होंने एक पल रुक कर जैसे अपने दिल का बोझ समेटा। इसी दूसरों के लिए जीने की आदत ने उसे न जाने कितनी बार मुश्किलों में डाल दिया है। समाज सेवा के नाम पर वह कई बार खुद खतरे में फंस चुकी है। कमला जी की आवाज और भर्रा गई, लेकिन आज तक अर्जुन ने उसे हर बार संभाला है, उसकी नासमझियों को सुधारा है, उसकी गलतियों पर पर्दा डाला है। जब जब जिंदगी ने सिया को तोड़ना चाहा, अर्जुन उसके आगे अर्जुन उसके आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। कमला जी जहां एक और कृतज्ञता में अर्जुन की तारीफ करती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर अर्जुन का नाम सुनते ही आर्यमन खुराना के भीतर उफनता ज्वार थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसका चेहरा सख्त हो गया, जबड़े कस गए, माथे की नसें उभर आईं, उसकी आंखों में गुस्सा, जलन और अधिकार की आग एक साथ सुलग उठी। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी खतरे का संकेत दे रही थी। आर्यमन खुराना की सांसें भारी हो चुकी थीं। उसकी उंगलियां अनजाने में सख्त हो गई थीं और आंखों में जमा आक्रोश अब छुपाए नहीं छुप रहा था। भीतर कुछ ऐसा उबल रहा था जो किसी भी पल बाहर आ सकता था। कमला जी यह सब महसूस नहीं कर पाई। वे अपनी ही चिंता में डूबी रही और नरमी भरी गुजारिश के साथ बोली, अब मेरी बेटी आपकी जिम्मेदारी है। अगर कभी उससे कोई चूक हो जाए तो उम्र और नादानी समझकर उसे दिल से माफ कर देना। आर्यमन खुराना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा खतरनाक थी। उसी वक्त घर के अंदर माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अचानक सिया को पीछे की ओर जोर से खींच लिया गया। उसका दिल जैसे सीने से बाहर कूदने को हो गया। डर ने उसकी आवाज सी छीन ली। वह चीखने ही वाली थी कि किसी ने झपट कर उसका मुंह बंद कर दिया। सांस घुटने लगी। सिया ने पूरी ताकत झोंक दी। हाथ मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश की,
मगर पकड़ लोहे जैसी थी। तभी एक जानी पहचानी फुसफुसाहट उसके कानों में टकराई। सिया, उस एक आवाज ने जैसे समय रोक दिया। उसका संघर्ष थम गया। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसने घबराई हुई नजरों से सामने देखा। अंधेरे में खड़ा था अर्जुन। सिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, एक शब्द भी नहीं। हम उस लिहाजे में ना गुस्सा था, ना अपनापन, बस एक ठंडी चेतावनी। और सिया समझ गई, यह मुलाकात यूं ही नहीं थी। अर्जुन ने धीमी लेकिन थकी हुई आवाज में कहा, सिया, मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी में हलचल मचाने नहीं आया हूं, ना ही कोई वादा तोड़ने। बस एक आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता था। सच तो यह है कि आज के बाद तुम अपने उस रुतबे वाले रईसपति के साथ चली जाओगी और शायद मेरी मौजूदगी की जरूरत भी नहीं रहेगी। इतना कहते कहते उसकी नजर अचानक सिया के गले पर ठहर गई। वहां उभरे हल्के से निशान ने उसकी सांस रोक दी। फिर उसकी निगाहें हाथ में बंधी पट्टी पर गई। वह बेचैन हो उठा। बिना सोचे उसने आगे बढ़कर पूछा, ये निशान कैसे आए और तुम्हारे हाथ पर ये पट्टी क्यों है? सिया, सच सच बताओ, कहीं आर्यमन खुराना ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी है? सिया ने झटके से उसका हाथ दूर कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों तैर रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने सख्त लिहाजे में कहा। मैंने पहले ही साफ कह दिया था कि मेरी जिंदगी से दूर रहो। मेरी हालत, मेरी चोटें, ये सब मेरी बातें है, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। अर्जुन का चेहरा तमतमा उठा। उसने जबड़े भींच लिए। आवाज में उबाल आ गया। मुझे बस ये जानना है कि ये निशान किसने दिए हैं। अगर किसी ने तुम्हें जरा भी चोट पहुंचाई है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो भी हो। सिया का सब्र जवाब दे गया। बस करो। वह लगभग चिल्ला पड़ी। मैंने कहा है कि मुझसे दूर रहो। तुम मेरी जिंदगी के फैसले लेने वाले नहीं हो। एक बार में तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? अंधेरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। सिया, आखिरी बार पूछ रहा हूं। अर्जुन की आवाज थमी हुई थी। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद जाकर आर्यमन खुराना से पूछ लूंगा। अर्जुन को आर्यमन खुराना की ओर बढ़ता देख सिया घबरा गई। उसने जल्दबाजी में कहा, ये शादी की बात के निशान है। अब मैं उनकी पत्नी हूं। हमारे भी जो भी है वो हमारा निजी मामला है। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा जैसे खाली हो गया। वह एक पल को टूट सा गया। वह धीरे से बोला, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था तो एक बार कह देती, मैं खुद पीछे हट जाता। लेकिन इस तरह समझौते में खुद को क्यों ढाल लिया? उसके होंठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। मैंने देखा है, तुम्हारे खाते में बड़ी रकम आई है। क्या यही वजह थी? उसने गहरी सांस ली। अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह देती, शायद मैं प्यार के बदले इससे कहीं ज्यादा दे देता। पर मुझे क्या पता था कि यहाँ जज्बातों से ज्यादा कीमत पैसों की होती है। सिया का दिल भीतर ही भीतर टूट रहा था। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और चुप रही।